हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आज हम लोग पिछले क्लास में आपके लिए जो प्रश्न छोड़ के गए थे उसका आंसर और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का। जैसे में संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और फिर आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे। इतना आज का टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गए थे कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण के बारे में हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को अगर संकेत के रूप में निरूपित कर दिया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो पीछे जाके आप लेक्चर देखिएगा, मिल जाएगा। उसके बाद किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो इसका आंसर एक हो सकता है आपका सोडियम। क्या हो सकता है मेरे दोस्त, सोडियम। सोडियम को Na से सूचित करना है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है मेरे दोस्त, तो 11। और एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका पोटेशियम। दूसरा क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम को K से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या की बात करें तो 19। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, लैटिन नाम पूछेगा अगर आपसे तो कैलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम है ना। तो याद रखिएगा कि किस धातु केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। पहला आंसर सोडियम, दूसरा आंसर पोटेशियम। चलिए, कमरा के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला देखिएगा अधातु है। एक तो धातु होता है और दूसरा क्या होता है, अधातु। धातु अगर पूछेगा तो आंसर होगा पारा। धातु अगर पूछेगा तो आंसर पारा है ना। पीवी नहीं होगा, Hg होगा। पारा का संकेत होता है Hg। और अधातु अगर पूछे तो अधातु के लिए ब्रोमीन होगा। आंसर क्या होगा, ब्रोमीन है ना। इसको Br से सूचित करेंगे। परमाणु संख्या बात करें तो 35, इसका पूछे तो 80 है ना। तो इतना आपको याद रखना है, फिर आपको जाते जाते कुछ क्वेश्चन दे के जाएंगे। चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या रहने वाला है, संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोग आज टॉपिक बना लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है या उसकी परिभाषा दे, है ना। कुछ भी बोला जा सकता है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ना। चलिएगा, तो सबसे पहले आपका टॉपिक बन जाता है मेरे दोस्त संयोजन अभिक्रिया। क्या बनेगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ये इसका दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। क्या नाम है, संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया। चलिएगा, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है तो थोड़ा सा पहले समझा जाए। संयोजन अभिक्रिया देखिएगा तो आपको अभिकारक और प्रतिफल पढ़ाया गया है। अभिकारक क्या होता है मेरे दोस्त, तो तीर के बायां वाला को अभिकारक बोलते हैं, है ना, सिंपल में। और जो बन के तैयार होता है उसको प्रतिफल बोलते हैं, है ना। हमने बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और उसके फलस्वरूप जो चीज बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। इतना आपको बता दिए थे। अब अभिकारक और प्रतिफल सब समझ चुके हैं। नहीं जानते तो पहला लेक्चर जाके एकदम शुरू से देखिएगा, मस्त समझ में आएगा। उसके बाद देखिएगा संयोजन क्या होता है। तो जब भी हमने कार्बन को लिया और ऑक्सीजन को लिया, हमेशा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद देखिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड को लिए और पानी को अगर ले लेते हैं तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना। क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना। अब उसके बाद अगर आप हाइड्रोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या बनाएगा मेरे दोस्त, 2H2O, पानी। तो देखिएगा इस सब में देखिएगा तो अभिकारक की संख्या कितना है मेरे दोस्त। अभिकारक को अगर देखिएगा तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक और एक मिलके कितना हो गया, 2। यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, एक और एक मिलके 2, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और एक मिलके 2। लेकिन अगर प्रतिफल में चलते हैं तो प्रतिफल में कितना है मेरे दोस्त, 1। प्रतिफल में कितना है मेरे दोस्त, 1। प्रतिफल में कितना है मेरे दोस्त, 1। तो जब भी 2 अभिकारक आपस में जुड़कर आपस में प्यार करके, या ऐसा हो सकते हैं ये भाई साहब पति पत्नी थे, क्या थे, ये भाई साहब पति पत्नी थे और इनसे होकर एक बच्चा पैदा हो गया,
तो इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं कि एक माँ बाप का एक ही बेटा होना चाहिए, है ना, मेल फीमेल, और एक पुत्र या पुत्री बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलना है कि जब भी दो अभिकारक जुटकर एक प्रतिफल का निर्माण करें, या ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ दो से ज्यादा भी हो सकता है। कितना हो सकता है? दो से ज्यादा भी, यानी कि दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में दो ही रहता है ना। तो जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक जुटकर हमेशा प्रतिफल एक ही होना चाहिए। इसमें याद रखिएगा प्रतिफल की संख्या हमेशा एक हो, तो उसको बोलना है संयोजन अभिक्रिया। इसी को डेफिनेशन में लिख देना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक जुटकर एक प्रतिफल का निर्माण करे, तो इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो परिभाषा लिखिएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुटकर एक प्रतिफल का निर्माण करे, तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है ना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुटकर एक प्रतिफल का निर्माण करे, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल में कुछ लिखा जाए मेरे दोस्त। एग्जाम्पल में VBI पहले हम लिखा देते हैं, ये वाला एग्जाम्पल VBI ये क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो पानी H2O है ना, क्या बनाएगा मेरे दोस्त? तो बुझा हुआ चूना बना लेगा, है ना। चलिए इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा कार्बन जोड़ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा अगर लिखने का मन करे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बना लिया, और लिखने का मन करे मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, है ना। तो ETC आप लिख सकते हैं। और इसमें अब देखिएगा क्या याद रखने वाली बात है। ये तो अगर 2 नंबर में पूछेगा तो ये हो गया। अब अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछेगा तो यहीं से पूछेगा क्वेश्चन पहला से। कैल्शियम ऑक्साइड पूछेगा कि CaO, या ऐसा पूछ देगा कि चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना भाई साहब जो देखते हैं हम लोग, खैनी चूना जो खाते हैं, खैनी के साथ चूना लगा के, तो यही चूना का सूत्र है ना। तो इसको भी लिखा जाए स्पेशल अलग से। तो आशा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। खैनी के साथ चूना भी आ गया, तो खैनी का सूत्र नहीं होता है। बाकी अगर होता हो तो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से खैनी का सूत्र नहीं होता है। तो चलिए टॉपिक बना लेना है आपको, क्या CaO, इसको क्या पढ़ना है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए इसी को कहा जाता है बुआ बिना बुझा हुआ चूना। इसी को क्या कहेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। इसी को कहा जाता है, सिंपल अगर चूना बोल दे तो इसी को बोलेंगे। इसका यूज कहाँ किया जाता है मेरे दोस्त? इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाएगा? सीमेंट बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। और इसी का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? तो खैनी के साथ, खैनी खाने में, है ना, क्या बोलेंगे उसको? खैनी बनाने में बोल सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगला आपका, इसके बाद क्या पूछेगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम पानी को मिला दे, चूना के साथ अगर पानी को मिला दे तो क्या हो जाएगा? CaO। देखिएगा मेरे दोस्त CaO,
इसको तो बिना बुझा हुआ चूना कह रहा है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोल रहे हैं इसको? बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसको बुझाना है तो उसमें क्या मिलाएंगे? पानी को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे मेरे दोस्त? पानी। इसको क्या बोलना है? पानी। तो बिना बुझा हुआ चूना के साथ अगर पानी को मिला दिए तो चूना जो है बुझेगा कि नहीं? चूना बुझ जाएगा। चूना क्या होगा? बुझ जाएगा। तो ये बनता है बुझा हुआ चूना। क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना, है ना? बुझा हुआ चूना क्या बनेगा मेरे दोस्त? बुझा हुआ चूना। और बउआ इसी को हम लोग भखरा चूना भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? भखरा चूना। क्या बोलेंगे? भखरा चूना। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, है ना? और इसका रासायनिक अगर नाम पूछे तो रासायनिक नाम अर्थात इसको पढ़ेंगे क्या? तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहां से बनेगा? यहां से बनेगा कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। इसको पढ़ना क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, है ना? तो आशा है आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिएगा, चूना को तो हम लोग बुझा दिए, पानी डाल के चूना को क्या कर दिए? बुझा दिए। बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, आप लोग घर में सफेदी करते हैं चूना से, है ना? घर में आपके पास पहले दुकान से लाते हैं बिना बुझा हुआ चूना और उसमें पानी मिलाते हैं। पानी मिला के क्या करते हैं मेरे दोस्त? चूना को बुझा देते हैं। क्या करते हैं? चूना को बुझा देते हैं। अब देखिएगा, जब चूना को बुझा देते हैं तो घर में क्या करते हैं? फिर सफेदी करने लगते हैं, अर्थात उसको घोल के घर में दीवार में सफेदी करने लगते हैं ना, उसको पेंट करने लगते हैं एक तरीका से बोलिए। अब देखिए, ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, अर्थात बुझा हुआ चूना जो है वातावरण के संपर्क में आता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना? वायुमंडल में कौन सी गैस है? बहुत सारी गैस है, उसमें से एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है उसका? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भाई साहब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बुझा हुआ चूना से कर लेते हैं रिएक्शन, अभिक्रिया, और बनाते क्या है मेरे दोस्त? तो CO3 और साथ में क्या बनाएंगे? देखिएगा, CO3 और प्लस में बनाएंगे पानी। और ये पानी जो है मेरे दोस्त वाष्प बनकर उड़ जाएगा। क्या बनेगा? वायुमंडल के संपर्क में रहेगा तो ये पानी क्या होगा? वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और ये जो बना गया मेरे दोस्त CaCO3, इसी को बोलते हैं क्या? इसका नाम हो गया आपका संगमरमर। क्या हो गया? संगमरमर। इसी का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्त? खरिया। क्या नाम है? थरिया नहीं है, खरिया है। क्या नाम है? खरिया। तो इसी के कारण अर्थात CaCO3, इसी को क्या बोलना है? संगमरमर। और इसी को क्या बोलते हैं? खरिया। और इसी के कारण आपका जो दीवार है वो क्या होता है? चमकने लगता है। क्या होता है मेरे दोस्त? 2-4 दिन के बाद चमकने लगता है। जैसे में CaCO3 अर्थात संगमरमर पत्थर लगा होता है वैसा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा, इसका रंग कैसा होता है मेरे दोस्त? दूधिया कर देता है। कैसा होता है? दूधिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना के साथ, है ना, कौन सा गैस प्रवाहित कराया जाए या कौन सा गैस अभिक्रिया करता है कि उसका कलर दूधिया हो जाता है? तो जब भी बुझा हुआ चूना के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होगा तभी इसका कलर कैसा होगा? दूधिया होगा। आशा आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। तो इस बात को मेरे ख्याल से लिख लिया जाए, आपके लिए भी बेहतर रहेगा और हमारे लिए तो बेहतर रहेगा। चलिए आप लोग ही लिख लीजिए। लिखिएगा, बुझा हुआ चूना के साथ
कार्बन डाई ऑक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCaCO3 तथा पानी बनाता है ना, जिसके कारण दीवार चमकने लगता है और दीवार का कलर कैसा हो जाता है, दीवार का कलर दूधिया हो जाता है। तो इतना में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूधिया कर दिए आप दीवार के कलर, इसके बाद हम लोग चलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ओर। तो संश्लेषण अर्थात संयोजन अभिक्रिया का यहाँ पे होता है द एंड, अर्थात संयोजन अभिक्रिया का चैप्टर खत्म। अब हम लोग चलेंगे नया चैप्टर की ओर और उसका नाम क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अगला टॉपिक बनाया जाए मेरे दोस्त ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ओर। चलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर आपको समझना है तो संयोजन अभिक्रिया समझना होगा। चलिए संयोजन अभिक्रिया समझना है तो आपने मीथेन गैस का नाम सुना होगा, नहीं पता तो लिख लीजिए CH4। इसको पढ़ते हैं क्या मेरे दोस्त, मीथेन। अगर क्लास कंटिन्यूअस चलता रहा तो आगे हम लोग पढ़ाएंगे। इसका नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है मेरे दोस्त, मीथेन। इसी को बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं इसी को, मार्स गैस। इसी को बोलते हैं दलदली गैस, दलदली गैस। भैया कचरा में, या ऐसा बोल सकते हैं कीचड़ में, कीचड़ से निकलने वाली गैस, निकलने वाली गैस कौन सा है, मीथेन। फिलहाल इतना जानिए कि CH4 कौन सा है गैस, मीथेन गैस। अब CH4 आपके पास मीथेन गैस है, ये वो प्राकृतिक गैस है। घर में जो आप लोग, क्या सबके घर में सिलेंडर होगा, है कि नहीं है। तो घर में जो सिलेंडर चलाते हैं मेरे दोस्त, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, CH4 अर्थात मीथेन गैस। अब देखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसको जलाइएगा, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाइएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जल के हम देख लेते हैं एक बार रिएक्शन, जल के आपको ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में पानी देगा और बहुत सारा हीट निकालता है। अगर हीट न निकाले तो आपका खाना ही नहीं बनेगा। तो देखिएगा CH4, पहले तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। CH4 तो C1, यहाँ भी एक, 4 गो हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पे 2 गो है। तो अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 किए तो 2 गो और 2 गो 4 गो हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ भी हमको 2 लगाना है। चलिए इतना आ गया समझ में। अब देखिएगा ये जो मेरे दोस्त प्राकृतिक गैस है ना, और पहला नंबर तो ये जो है प्राकृतिक गैस है ना, और ये अभिकारक है। सिंपल समझो, ये क्या है मेरे दोस्त, अभिकारक। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, प्रतिफल है ना, और साथ में ये क्या हो गया, ऊष्मा। तो कोई ऐसा अभिक्रिया होना चाहिए जिसमें प्रतिफल तो बने ही और साथ में क्या बन जाए, ऊष्मा बन जाए। तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर से समझा जाए, वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ
उष्मा भी निकलता है। वैसा विक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, कौन सा विक्रिया कहलाएगा? उष्मा क्षेपीय विक्रिया। चलिए, उष्मा क्षेपीय विक्रिया, तो इसको भी लिखा जाए, और मेरे तरफ से उष्मा क्षेपीय विक्रिया को VVI मान लीजिएगा। VVI का मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इस पर VVI मारा जाए, है ना, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आना है और आना है। तो इसका डेफिनेशन लिखा जाए, वैसा विक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ उष्मा भी निकलती है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हुआ, एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। अगर ये पूछेगा मेरे दोस्त तो ये 2 नंबर में पूछेगा, है ना, और ये अगर एग्जाम्पल पूछा तो 1 नंबर में पूछेगा। एग्जाम्पल पहला लिखिए, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन डायरेक्ट पूछेगा। प्राकृतिक गैस का दहन जो है कौन सा विक्रिया है? तो आपको याद रखना है, प्राकृतिक गैस का दहन कैसा विक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन मेरे दोस्त कौन सा विक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन मेरे दोस्त कौन सा विक्रिया है? तो उष्मा क्षेपीय विक्रिया है। बैलेंस अगर करना हो तो 2 और कैसा होगा वो गुरुजी? 4 को, तो यहाँ 4 करने के लिए 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी 4 करने के लिए 2 लगाएंगे। चलिए, बैलेंस हो गया। इधर हमने इसका ये भी दे दिया है ना। दूसरा अगर पूछेगा, आप लोग देखिएगा, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया। अगर साग सब्जी, है ना, सड़ जाता है तो आप लोग कूड़े कचरे में बिक देते हैं, और अगर वहां पे जाइएगा और खाली पैर चप्पल को खोल के उस पर पैर रखिएगा, है ना, चप्पल को खोल के क्या करना है, उस पर पैर रखिएगा, तो आपको गरम गरम महसूस होगा, अर्थात उसमें से उष्मा निकलता है। तो साग सब्जियों का सड़कर कंपोस्ट बनना क्या उनसा विक्रिया? उष्मा क्षेपी। साग सब्जी का अपघटन का मतलब टूटकर सड़कर हो सकते हैं, अपघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सा विक्रिया है? उष्मा क्षेपी। और एक और याद रखिएगा, आप लोग, अभी ठंडी आ गया है ना, कुछ दिन के बाद अगर सांस लेके छोड़िएगा तो मुंह से क्या निकलता है? धुआं निकलेगा। ये आप अपने जीवन में बहुत सारी बार देखे होंगे। या अभी अगर सुबह पर छोड़िएगा तो मुंह से धुआं निकलता है। आप लोग बोलते हैं जादू है, हमारे मुंह में आग है ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मुंह से धुआं निकलता है क्योंकि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो भी एक उष्मा क्षेपीय विक्रिया, उसमें से भी हीट निकलता है। तो श्वसन कैसा विक्रिया है मेरे दोस्त? श्वसन कैसा विक्रिया है? तो उष्मा क्षेपीय विक्रिया। तो आशा है क्लास आपको इतना समझ में आया होगा। हम क्लास को ज्यादा लंबा ना ले जाएंगे क्योंकि आप लोगों को भी देखने में बोरियत होती होगी। अब हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन लिखा देते हैं हम। आपको प्रत्येक दिन 5-5 ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं हम, ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं। कितना लिखा रहे हैं? 5-5 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, आपके लिए फायदा रहेगा, है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बोला है कि क्रैश कोर्स के लिए स्पेशल हमने PDF बनाया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा जाए। आपको हमने 5 क्वेश्चन शायद लिखा दिया था इसमें। अब आपका अगला क्वेश्चन लिखना है, कोई तत्व, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे दोस्त, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर
पहला नंबर ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरे दोस्त PYQ है, PYQ ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है ना। अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक, उच्च गलनांक वाला यौगिक, गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। बिल्कुल सही बात है, निर्मित करती है। ठीक है, बोला कि यह यौगिक जल में विलय है। आगे ये बोल दिया कि यह यौगिक जो है मेरे दोस्त, यह यौगिक जल में घुलनशील है या विलय है, जल में विलय है, अर्थात इसको पानी में रखेंगे तो घुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला यह तत्व हो सकता है। बताइए कि यह तत्व कौन सा तत्व हो सकता है, यह तत्व हो सकता है। इसका आंसर आपको इधर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये तो मेरे दोस्त पहला था, ये आपका दूसरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, क्या बनाता है। इसका आंसर आपको यहां देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे दोस्त आता है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक चुनना होगा। हमने लिखे बना दिया है ना। चलिए इधर ना हो के लंबा जाएगा, इसके लिए हम इधर दे देते हैं इसका जगह। क्वेश्चन नंबर 4 इधर 4 में हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसका आंसर दे देते हैं, फिर ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे दोस्त, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। ये मेरे दोस्त तत्व कैल्शियम होगा। कौन सा होगा, कैल्शियम। कौन सा होगा, कैल्शियम। और इसका अगर रिएक्शन लिखिएगा तो कैल्शियम जो ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे दोस्त, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आंसर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखना है आपको। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके बाद चाहिए मेरे दोस्त पानी भी चाहिए। क्या, तो पानी भी चाहिए, और ये मिलके क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस और कुछ बनाता है क्या, ऑक्सीजन जो आप लोग लेते हैं मुंह से लेते हैं कि नाक से, ऑक्सीजन किससे लेते हैं, नाक से कि मुंह से, नाक से, है ना। मुंह से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सारा दूषित पदार्थ होता है गैस के साथ, है ना। तो देखिएगा अगर इसको संतुलित किया जाए, कार्बन की संख्या 6, यहाँ पे 6 लगाना होगा। ऑक्सीजन देखिएगा 12 हो गया, 12 12 12 और इधर है 6 2 8 है। तो इसको बैलेंस अगर करना है मेरे दोस्त, तो इधर 12 है ना, 12 13 है इधर। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी 6 लगा के देखते हैं। 6 दूना 12 6 18 हो गया। अगर यहाँ पे हम 6 लगा दें तो 6 दूना 12 6 18 हो गया। अब देखिएगा 6 दूना 12 हाइड्रोजन भी हो गया। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना। उसके बाद आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाने वाले हैं। नहीं कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जब लाल तप्त लोहा पर, जब लाल तप्त लोहा पर, क्या है मेरे दोस्त, जब लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है, जल वाष्प प्रवाहित
किया जाता है, किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। चलिए आपको इसका आंसर बताना है, इधर हम लिख देते हैं, छोड़ देते हैं जगह। और क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे दोस्त लिख लो, क्या लिखवा दें, आसान क्वेश्चन। आज हम बताएं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखें, है ना। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से लिखते जाओ, क्या रहेगा मेरे तरफ से, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना। लोहा को जिंक से, लोहा को जिंक से, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया, लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं। चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और इसका आंसर अगर लिखना हो आपको, तो जब लाल तत्व लोहा पर, है ना, आपके पास लाल तत्व लोहा है Fe, लोहा का सूत्र होता है बुआ Fe, लोहा तत्व है और इसका सूत्र होता है Fe, है ना। इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, लेकिन इसको सूचित करेंगे Fe से, क्योंकि लैटिन नाम इसका फेरम है। तो लोहा को जल वाष्प, जल वाष्प बोले तो क्या होगा, जल वाष्प बोले तो H2O, पानी तो वाष्प के रूप में है, चाहे कुछ के रूप में, H2O ही होता है। इसके साथ विक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होगा मेरे दोस्त Fe2O4, Fe3O4। एक बार हम देख लेते हैं, Fe3O4 भी होना चाहिए। और एक बार अगर हम देख ले तो ठीक है, Fe3O4 प्लस का हाइड्रोजन भी रिलीज करेगा। एक मिनट, हम इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लगाना होगा, और फिर 4 को हाइड्रोजन का इधर बाहर हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा मेरे दोस्त, Fe3O4। आंसर कौन सा होगा, आंसर ये वाला होगा। चलिए इसके बाद संगमरमर का सूत्र अभी हमने बताया, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना। और लोहा को जिंक से अगर लेपित करते हैं, ये क्यों किया जाता है, तो लोहा को जंग से बचाने के लिए। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, जेसन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, और भी अच्छा लगे उससे तो शेयर भी करना है, और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करना है ना, लाल वाला दबा के सब्सक्राइब कर देना है। और घंटी अगर आपको मिलता है तो उसको एक बार दबा देना है, इस सब करने का पैसा आपको नहीं लगेगा, है ना। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। हो सकता है आपका क्लास थोड़ा ज़्यादा दिन पर आवे, क्योंकि हमने बीएड में एडमिशन करवाया। किसमें करवाया मेरे दोस्त, बीएड में, और हमको क्लास रेगुलर करना होगा, तो इसलिए हमने ऑफलाइन क्लास जो था उसको ऑफ कर दिए, अर्थात बंद कर दिए। तो अगर वहाँ रूम लेके रहना होगा मेरे को, ठीक है, वहाँ अगर इस सब का सेटअप हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आज के लिए यहीं पे रहते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। चलिए, जय हिंद।